हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है कि आप पूरी मेहनत और जी जान से लगे होंगे और आपकी इस मेहनत में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैं अपने वीडियोस के माध्यम से वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दोस्तों, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैकेंसी बहुत कम है, बस सिलेक्शन आपको लेना है। और मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सिलेक्शन टारगेट पर। वीडियो अगर पसंद आती है ना तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको डेली मिलती क्लासेस मेरी और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे एडजेक्टिव को पूरा डिस्कस कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस करवानी बाकी है। और प्रैक्टिस मैं चाहता हूँ कि मैं खुद लाइव आकर के आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, और वो मॉर्निंग में क्लास लेना पॉसिबल नहीं, थोड़ा सा काम लगा हुआ है मेरे यहाँ। इस वजह से आज मैं डिस्कस करूँगा वर्ब, और वर्ब को पहले बेसिक डिस्कस करूँगा, इसके बाद में आपको मैं एडवांस लेवल की तरफ ले चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? आप जानते हैं कि वर्ब के बारे में, वर्ब को बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि वर्ब को एक्शन बोलते हैं, है ना। कोई एक्शन, जो कोई क्रिया है वो क्या वर्ब है। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और क्रिया क्या है? एक्शन। जैसे कि बोलना, लिखना, यानी राइटिंग, स्पीकिंग, जंपिंग, है ना। ये सब क्या है? एक्शन है। लेकिन वर्ब और भी तरीके के होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है लेकिन वो भी एज ए वर्ब यूज होती है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं लाइक, लव। अब लव करने में कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, लाइक करने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें इन वर्ब्स का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए, वर्ब को पहले मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला लेक्सिकल वर्ब। देखिए, इन टर्मोलॉजी को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि टीजीटी पीजीटी में जो ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं वो आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती हैं पहले वो जानेंगे हम, फिर ऑक्सिलरी वर्ब जानेंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जितने भी पॉइंट है, जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इनके टाइप्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लेक्सिकल वर्ब को। ठीक है, और लेक्सिकल वर्ब क्या है वो देखिएगा। लेक्सिकल वर्ब्स आर द मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। द मेन वर्ब इज आल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल वर्ब। कहने का मतलब है कि जो लेक्सिकल वर्ब होती हैं वो मेन वर्ब जितनी होती है वो क्या होती हैं? लेक्सिकल वर्ब होती हैं। और जब मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तो मेन वर्ब को ही क्या कहते हैं? इसको ही प्रिंसिपल वर्ब भी कह दिया जाता है। अब सर हम कैसे जानेंगे कि मेन वर्ब क्या है? मान लीजिए मैंने लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर, फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा ही राइट्स अ लेटर। इन दोनों सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे कि जो ही लिखा है वो सब्जेक्ट हो गया, इस क्या है? वर्ब है, और राइटिंग क्या है? ये भी एक वर्ब है, और ये क्या है? ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इस क्या है, तो जब दो वर्ब दी हुई है, एक ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो दो में से जो पहली वर्ब है ये वाली, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और जो ये वाली वर्ब है वो क्या है? मेन वर्ब है। अगर सिर्फ एक ही वर्ब दी गई है तो वही वर्ब क्या हो जाती है? मेन वर्ब हो जाती है। ठीक है, वही वर्ब क्या हो जाती है? मेन वर्ब हो जाती है। यानी यदि दो वर्ब दी हुई है, वैसे मान लीजिए दो वर्ब हैं, तो पहली हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी मेन वर्ब है। सिर्फ एक ही वर्ब दी गई है तो वही क्या हो जाएगी? वही आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया? चलिए अभी इतना समझिए। ठीक है, और जो मेन वर्ब होती है, यानी ये जैसे यहाँ पर मेन वर्ब ये है, यहाँ पर मेन वर्ब ये, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। कभी पूछ दे तो ये टर्म दिमाग में रखिएगा, प्रिंसिपल वर्ब। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हो? चलिए आगे आते हैं। ठीक है, और देख रहे हैं गर्मी कितनी है? गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीना ऐसे टपक रहा है जैसे कि बारिश हो रही है ना। हाँ, बट कोई बात नहीं है, कितनी भी गर्मी हो आपको अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं करनी है, ये बात जान लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। मैंने एक ही वर्ड ले लिया राइट आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये क्या लेक्सिकल वर्ब है, क्योंकि ये एज ए मेन वर्ब यूज होती हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, ही इज राइटिंग, राइटिंग क्या मेन वर्ब है, ही राइट्स, राइट्स क्या मेन वर्ब है। और देखेंगे इसकी अलग अलग फॉर्म, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती हैं, जिसमें से 2 होती है बेस फॉर्म, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है
वो होती है बेस फॉर्म, और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, बेस फॉर्म होती है। फर्क क्या है, फर्क ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है ना। जैसे मैं कह दूं यू राइट, तो यू क्या है, आप जानते हैं कि ये प्लूरल है, ठीक है। इसके साथ में यूज कर रहे हैं यू, देखिए तो यहाँ पर हमने ई मतलब सिर्फ ई लिखा हुआ है, मतलब एस नहीं लगाया हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। हालांकि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, बट मैं इसको प्लूरल मान रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको ये समझना है कि मैंने कहा रोट, तो ये क्या है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है, या आप कह सकते हैं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, पास्ट फॉर्म होगी। और रिटन क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, है ना। ये तो आपने सीख लिया है ना। अब राइटिंग क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी है। और राइट्स क्या, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, बेस फॉर्म सिंगुलर। ये क्लियर हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है। बेसिक पॉइंट है, आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आगे चल के हेल्प करेंगे जब आप आगे एडवांस में बढ़ेंगे तब। अब देखिए, अब आता ऑक्सिलरी वर्ब, और मैंने आपसे कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब के तीन पार्ट्स, मैंने कहा प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। क्या क्या, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। तो अभी हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब को समझ लेते हैं वो क्या होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया, यानी कि वही जिसको आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो किसी वर्ब के साथ में आती हैं। तो किसके साथ में आएंगी, तो मेन वर्ब के साथ में आएंगी। लेकिन इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से काम भी करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अब ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया मैंने आपसे क्या कहा, और ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, आपको ये भी मैंने बताया, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है और ये किसी दूसरे वर्ब के साथ आती हैं। जैसे कि मैंने कहा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, क्या कहा मैंने कहा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और इसमें मैंने कहा डू, हैव और बी। डू हैव बी तीन होती हैं इसमें, ठीक है। अब डू हैव बी में मैंने कहा पहले बी की फॉर्म समझिए। तो वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सेकेंड, वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यहाँ पर नोट है। अब देखिए कैसे होगी बी की फॉर्म। बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्या आता है, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि आई के साथ में एम आता है, यू के साथ में आर आता है ना। अब देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, वॉज और वर्ब, क्योंकि ये पास्ट टेंस में यूज होती है। देखिए बीन, बीन क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। और आप देखेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बीइंग होता है, आईएनजी फॉर्म, और एस यानी जिसमें एस लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, इज, ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ऐसे देखिए डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डूइंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और डज क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। क्योंकि देखिए लास्ट में एस आ रहा है, आईएनजी वाला फिफ्थ फॉर्म होती है, ठीक है। और देखिएगा हैव, हैड, क्योंकि ये हैड क्या पास्ट में यूज होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और हैड भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, हैविंग, आईएनजी, और हैज क्या, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ये आपको इतना पता चल गया, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होती है, ठीक है। अब देखिएगा, और डू में कंफ्यूज मत होइए। एक होता है डू जो डू करना वाला होता है, और ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एक होता है कि ही डज अ वर्क, वो एक काम करता है। मैंने ऐसे मान लीजिए एक साधारण सेंटेंस बना दिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। अब ये क्या होती हैं, जो मॉडल्स होती हैं, मॉडल होती है ना जो कैट वॉक करती हैं, जो फैशन वाले कपड़े पहन करके कैट वॉक करती हैं, वो मॉडल होती हैं। वो क्या करती हैं, वो डिज़ाइनर्स की हेल्प कर रही होती हैं उसको, उसका मार्केट बनाने में कपड़े का, है ना। तो वो क्या, जितने भी ये वर्ब है ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या होती हैं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, देखिए प्राइमरी जो वर्ब थी डू, हैव और बी, ये क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो आती, मैंने कहा ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। सब्जेक्ट अगर मान लीजिए सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, अगर टेंस मान लीजिए प्रेजेंट है तो वर्ब आएगी प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन जो मॉडल वर्ब होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब तो होती हैं और ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह दोनों तरह काम करती हैं। और जब ये दोनों तरह से काम करती हैं
तो इनकी खास बात ये है कि ये सिर्फ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे मैंने कहा कि ही कैन डू इट, फिर मैंने कहा कि आई कैन डू इट, फिर मैं कहा यू कैन डू इट। तो देखिए ही के साथ भी कैन आ रहा है जबकि ये सिंगुलर है, आई के साथ भी कैन आ रहा है, यू के साथ भी कैन आ रहा है। चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर पास्ट टेंस में होता तो ही के साथ में कुड हो जाता, यानी कैन का कुड। ये पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, और ये होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर होगी इतनी सी बात? अब तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती है। जैसे ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये देखिए मेन वर्ब है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा मैंने मेन वर्ब भी लिख दिया है क्या? ओ, मेन वर्ब हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये हाँ, ये गर्मी में ना दिमाग ज़्यादा डाइवर्ट होता रहता है ना, पसीना की बूंद कान के पीछे धीरे 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 उतरती है तो बड़ी गुदगुदी सी लगती है। ऐसा आपके साथ भी होता है ना? होता है कि नहीं होता है, बताइए। अब देखिएगा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ये क्या है? यूज टू, नीड और डेयर। ये जो होती है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती हैं, और आप देखेंगे कि मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं। जो मार्जिनल है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह काम करती हैं, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली हैं। एक बार और 2 बार सुनिएगा वीडियो को तो आपको बचे खुचे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रामर एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखना इतना आसान नहीं है ना। हम सालों से पढ़ रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो अगर आप फोकस के साथ पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट टाइप आएगा, अब खुल जा सिम सिम। हम नेक्स्ट टाइप क्या देख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं सर व्हाट इज रेगुलर वर्ब, व्हाट इज इररेगुलर वर्ब। आज मैं आपको बता दूंगा कि रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब क्या होता है। आपको दोबारा पूछने की नौबत ही नहीं आएगी। द मोस्ट ईजी वे में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा मैंने कहा रेगुलर वर्ब में मैंने कहा कि फिक्स पैटर्न होता है। रेगुलर वर्ब की ये खास बात होती है कि वो फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। ये याद नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, मत याद कीजिए। आप ये याद कीजिए कि जो रेगुलर वर्ब होती हैं उसमें डी लगा होगा, उसमें ईडी लगा होगा और उसमें आईईडी लगा होगा। यानी या तो उसमें डी लगा होगा या लास्ट में आप ईडी लगा करके बनाएंगे उसकी फॉर्म को, या फिर आईईडी लगा करके उसकी फॉर्म को बनाएंगे। उसी को बोलते हैं रेगुलर वर्ब बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि मैंने कहा LIKE और इसमें डी लगा दिया लाइक्ड, ये क्या हो गया? रेगुलर वर्ब है। तो इससे आप मालूम चला कि लाइक क्या है। आपसे पूछते लाइक क्या है, लाइक एक रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें डी लगा करके आपको बनाना होता है क्या? अब उसकी फॉर्म बनानी होती है, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसमें बनाया जाता है ये। अब देखिएगा मैं चीज़ें और क्लियर करता हूँ। तो इर्रेगुलर क्या होती हैं? उनका कोई पैटर्न नहीं होता है, उनका कोई पैटर्न नहीं होता है। इनके कुछ ग्रुप्स होते हैं, आपको पढ़ने अभी मैं पढ़ाऊंगा। इनके 4 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4। लेकिन रेगुलर वर्ब का ग्रुप जो है बस यही है कि उसमें डी आता है एक में, और या तो फिर ईडी आएगा या फिर आईईडी लगा होगा। तो वो क्या होती हैं? रेगुलर वर्ब्स होती हैं। यानी जिनकी फॉर्म्स को हम डी, ईडी और आईईडी लगा करके बनाते हैं वो सारी वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स होती हैं। और जिनका हम कुछ देखेंगे अभी आपको, इनमें क्या होगा कि इर्रेगुलर में डी, ईडी और आईईडी नहीं मिलेगा, आप देखेंगे। अब देखिए आगे आते हैं। अब आते हैं रेगुलर वर्ब्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने कहा ग्रुप देखिए फर्स्ट जिसमें डी वाला ग्रुप, जिसमें सिर्फ डी लगेगा। देखिए लाइक बेस फॉर्म हो गई, लाइक्ड डी लगा, लाइक्ड डी लगा। पूछ दे आपसे कि लाइक क्या है, तो ये क्या है? रेगुलर वर्ब है। पूछ ले आपसे कि चेंज क्या है, तो देखिए डी लगा केवल, चेंज्ड, चेंज्ड, ये क्या है? रेगुलर वर्ब है। बहुत लोगों को लगता है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। ये डी भैया को पकड़ लीजिए। डी जो है ना ये है डॉक्टर। जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? रेगुलर होते हैं, ये याद रखिएगा। जो डॉक्टर होते हैं डी से डॉक्टर, और डॉक्टर क्या होते हैं? बहुत ही रेगुलर होते हैं ताकि उनके मरीज जिंदा रह सकें, है ना। तो याद रखिएगा। अब इससे पहचान लेंगे आप। मूव, मूव के बाद देखिए मूव्ड और मूव्ड, डी लग रहा है केवल, ठीक है। अब देखिएगा ये ग्रुप है ईडी वाला। कॉल, कॉल्ड और कॉल्ड, प्ले, प्लेड और प्लेड, ऑफर, ऑफर्ड और ऑफर्ड। जितने भी ईडी, ईडी देखिए लग रहा है सब में, ये क्या है?
ये भी क्या है, रेगुलर वर्ब्स हैं। तो दो ग्रुप आपने जान लिए, डी वाला और ईडी वाला। अब आईईडी वाला देखिए, ट्राई का ट्राइड, ट्राइड, आईईडी लग रहा है, वाई हटा करके हम आईईडी लगा देते हैं, और जिसमें ई पहले से दिया होता है उसमें केवल डी लगा देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिएगा, कैरी का कैरीड, वाई हटाया, कैरीड, कैरीड। मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए हैं, बट आप बहुत सारे वर्ब्स को पढ़ सकते हैं बुक से भी, और मैं सारे वर्ब तो यहाँ लिखूंगा नहीं, बहुत दिक्कत होगी, तो ये सारे बुक से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि डी वाली और ईडी वाली और आईईडी वाली ये सारी की सारी वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब्स होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब देखिए लिखा हुआ है इररेगुलर वर्ब्स। क्या लिखा हुआ है? इररेगुलर वर्ब्स। अब इररेगुलर वर्ब्स में मैंने को 4 कैटेगरीज में बांटा है। पहला ग्रुप ये, दूसरा ये, और देखिए तीसरा ग्रुप ये, और चौथा ग्रुप ये है। पहला ग्रुप में क्या है वो देखिए, लिखा हुआ है ऑल 3 वर्ब्स फॉर्म आर सेम, यानी कि तीनों फॉर्म आपको सेम मिलेंगी, तो वो क्या होंगी? ग्रुप 1 वाली, यानी कि वो इररेगुलर वर्ब हो जाएंगी। जब सेम होंगी तो उसमें ना डी लगेगा, ना आईईडी लगेगा, ना ईडी लगेगा। अब देखिए दूसरा ग्रुप ये कहता है कि सेम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेम मिलेगी आपको। ग्रुप 3 क्या कहता है? ग्रुप 3 कहता है कि बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी? सेम होगी भैया। और ग्रुप 4 क्या कहता है कि जो ऑल 3 जो फॉर्म्स होंगी वो तीनों डिफरेंट होंगी। तो पढ़े अब आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्रुप फर्स्ट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इररेगुलर वर्ब। क्या? इररेगुलर। अब देखिए मैंने पहला ग्रुप का कहा कि सारी फॉर्म सेम होती हैं। ये क्या है? बेस फॉर्म है, ये क्या है? पास्ट फॉर्म है, और ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए पुट पुट पुट, कट कट कट, हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट, शट शट शट, सेम 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 है। ऐसी वर्ब क्या होती है? इररेगुलर वर्ब होती हैं, और हम सोचते हैं कि सब सेम सेम आ रही तो मतलब रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रही हैं, तो ये रेगुलर वर्ब हम कह जाते हैं गलती में। ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है? इररेगुलर वर्ब है। अब देखिए ब्रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम सेम है, और मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप 2 में जो पास्ट फॉर्म होगी और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी वो सेम होगी। ग्रुप फर्स्ट में तीनों सेम है, ग्रुप 2 में देखिए ये 2 सेम है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, फाइट, फॉट, फॉट, थिंक, थॉट, थॉट, कैच, कॉट, कॉट। ये देखिए सेम सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? याद रखेंगे ना, ये क्या है? इररेगुलर वर्ब है। क्लियर हो गया? अब देखिए ग्रुप 3 क्या कहता है? रन, रैन, रन। और इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो बेस फॉर्म होगी वो, और ये पास्ट फॉर्म होगी, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। तो जो बेस फॉर्म होगी और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वो सेम होती है, इसको बोलते हैं ग्रुप 3। तो हमारे मन में डाउट रहता है अक्सर कि हम इनको आप पैटर्न समझ लेते हैं कि अरे ये तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रेगुलर वर्ब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। रेगुलर वर्ब जो होती है ना वो केवल डॉक्टर होती है, सिर्फ डी, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर। ये क्या है? रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर रेगुलर रहते हैं। ऐसा याद रखेंगे, लाइफ टाइम नहीं भूलेगा, है ना। काम देखिए, कम, केम, कम, बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम। देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ये क्या है? इररेगुलर वर्ब है। अब देखिएगा ग्रुप 4 में मैंने आपसे ये कहा था कि तीनों फॉर्म जो होंगी, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सेकेंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों क्या होंगी? अलग अलग होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। देखिए ड्राइव अलग है, ड्रोव लिखा हुआ है, ड्राइविन लिखा हुआ है। राइट देखिए रोड और रिडन लिखा हुआ है। राइज, रोज, राइजन लिखा है। राइट, रोड, रिटन लिखा हुआ है। बाइट, बिट, बिटिन लिखा हुआ है। तीनों चेंज है ना, इसमें स्पेलिंग देखिए सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है। ये भी क्या है? इररेगुलर वर्ब है, ठीक है। तो डी फॉर डॉक्टर रेगुलर वर्ब, बाकी सारी क्या है? इररेगुलर वर्ब है। एक ने फोन करके स्पेशली पूछा सर रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब समझा दीजिए। अगर आज वो व्यक्ति मेरे पास हो, मैं उसको बेटा ये वीडियो देख लो, मज़ा आ जाएगा, और वो वाकई में खुशी से उछल पड़ेगा है ना। चलिए चलिए कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न होता है तो फिर हो ही जाता है। अब देखिएगा काइंड्स ऑफ वर्ब में कुछ और वर्ब जानेंगे। अभी हमने लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा था, फिर ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स पढ़े थे, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे अभी, ठीक है। अभी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अब मैंने वर्ब को बांटा फाइनाइट वर्ब में,
नॉन फाइनाइट वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब में और इनट्रांजिटिव वर्ब में। और आपको पता है कि जब आप फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं तो उसके अंदर ही ये और ये आ जाते हैं। जब हम फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं तो हम फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। और जब हम नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तो इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, जिरेंड पढ़ेंगे, है ना, पार्टिसिपल पढ़ेंगे और इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको मैं अलग टॉपिक लेकर के आऊंगा जिसको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के नाम से मैं इसको अलग डिस्कस करूंगा। अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, तो अभी कुछ और बेसिक पॉइंट आपको जानना है। हालांकि ट्रांजिटिव वर्ब को शॉर्ट में समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके बाद में जो रिक्वायर, जिनको जरूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनको रिक्वायर होती है एक ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, वो भी वर्ब के तुरंत बाद, कोई प्रेपो रेपो बीच में नहीं आना चाहिए। वर्ब आया उसके बाद में तुरंत ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, ये याद रखिएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ द हंटर किल्ड अ फॉक्स, तो किल्ड के बाद में फॉक्स आया, फॉक्स क्या ऑब्जेक्ट हो गया, किल्ड क्या है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि अपने बाद में लेकर के आया क्या, ऑब्जेक्ट लेकर के आया। ठीक है, तो एक चीज याद रखा कीजिए, देखा कीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल बना करके देखा कीजिए कि उसके बाद में मैं अगर ऑब्जेक्ट को फिट कर रहा हूं तो क्या ऑब्जेक्ट आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। और सेंटेंस में भी आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब के बाद में माई मदर कुक्ड द फूड फॉर मी, तो माई मदर कुक्ड द फूड फॉर मी, तो यहाँ पर आया कुक्ड। कुक्ड के बाद में देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ऐसे वर्ब जिनके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव क्या होती हैं, तो इसका जस्ट उल्टा, यानी ऐसी वर्ब जिनको कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लिखा हुआ है द सन राइजेस, कंप्लीट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इसको। अगर मैं इन द ईस्ट कर भी दूंगा तो देखिए राइजेस क्या वर्ब है, वर्ब के बाद में प्रेपो आ गया है, तो ये कुछ भी गलत नहीं है, यानी ये क्या है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। माई मदर स्माइल्ड, अब माई मदर स्माइल्ड जब आता है तो स्माइल्ड क्या है आपका, आप जानते हैं माई मदर स्माइल्ड, और जब स्माइल्ड आए तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं बल्कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन और प्रोनाउन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि आई एम, यहां लिख देता हूं आई एम गोइंग टू कानपुर, अब पूछ दे गोइंग क्या है, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, तो देखिए प्रेपो आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया। सीधा गोइंग के बाद कानपुर अगर आ सकता, अच्छा कानपुर की स्पेलिंग गलत हो गई है, लीजिए। ठीक है, अगर गोइंग के बाद सीधा कानपुर आ सकता, तो आ सकता, आएगा ही नहीं वैसे तो, अगर ऐसा होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती, बट नहीं है, तो गोइंग के बाद में देखिए प्रेपो आ रहा है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लाती हैं, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो अपने बाद में देखेंगे आप प्रेपो लिखा होगा, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, या कुछ लिखा होगा, एडवर्ब लिखा होगा, बट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, यस या नो। और अगर वीडियो पसंद आती है ना, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और अगर आप फीडबैक नहीं देते हैं तो फिर आप धोखाधड़ी कर रहे हैं मेरे साथ में, ये तो अच्छी बात नहीं है। बहुत स्टूडेंट हैं जो आप एक फीडबैक ज़रूर देते हैं, देना चाहिए, फीडबैक तो हर जगह देना चाहिए। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लिखा रहता है प्लीज़, है ना, प्रोवाइड योर फीडबैक, तो इससे हम सुधार करते हैं अपने आप में, आपको अच्छा लग रहा है, हमें हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस में लगा दीजिए, व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में लगा दीजिए, किसी के ग्रुप में आप रिकमेंड कर दीजिए, इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए, है ना। और सब्सक्राइब जो कर चुके हैं वो मत करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिलेटेड टू थिंग्स। अब देखिए आपको ये जानना भी बहुत जरूरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप वॉइस पढ़ेंगे वॉइस, तो वहां पर इसका खेला होगा, खेला। अगर आपको ये नहीं आता तो आप खेला में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होती है जो थिंग्स होती है, वस्तुएं होती है ना, कोई सेंटेंस है, जैसे लिखा हुआ है ही गेव मी एन ऑरेंज, यहां पर एन ऑरेंज क्या है, ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
और मी क्या है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वस्तुओं से संबंधित है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन से संबंधित होता है। आपने जैसे इसको रट लिया होगा बहुत अच्छे से, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा हुआ है कि ही गेव। बहुत लोग सोचते हैं कि वर्ब के बाद जो दिया होगा डायरेक्ट वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। लिखा हुआ है ही गेव मी एन ऑरेंज। अगर सेंटेंस में मैंने कहा कि जो वस्तु है ये क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको सेंटेंस से गायब कर दूं, सिर्फ इतना लिख दूं ही गेव मी, तो क्या ये सेंटेंस पूरा अर्थ दे रहा है? उसने मुझे दिया, क्या दिया, क्या दिया पता नहीं है। तो इसलिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके बिना सेंटेंस अधूरा होता है। हाँ, अगर वो कह दे कि ही गेव एन ऑरेंज, उसने एक ऑरेंज दिया, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बताने के लिए कि किसको दिया, कौन पर्सन है वो, तो हम यूज कर देते हैं टू मी लास्ट में, कि मुझे दिया उसने। ठीक है, तो याद रखिए जो वस्तुएं होती हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके बिना सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो अगर सेंटेंस में नहीं है तो भी सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग होगी। ठीक है, ही गेव मी एन ऑरेंज, देखिए ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा दिमाग मत लगाइए कि वर्ब के बाद दिया हुआ है तुरंत तो वो डायरेक्ट है, कुछ भी दे देगा तो डायरेक्ट है। अब आप कहेंगे ये सर डायरेक्ट है, ऐसा नहीं बोल देना है कि वर्ब के बाद दिया हुआ है, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, जब आप वाइस पढ़ेंगे तो वाइस में जब चेंज करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना, तो वहां पर ये काम बहुत आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है। जो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है इसका मतलब होता है कि सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ब, यानी ये वर्ब के समांतर होता है ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बराबर होता है। जैसे लिखा हुआ कि अभिमन्यु डाइड ए ग्लोरियस डेथ, तो ये ग्लोरियस डेथ कौन मरा, अभिमन्यु मरा। कौन मरा, अभिमन्यु मरा, है ना। अब अभिमन्यु कैसे मरा, तो ग्लोरियस डेथ मरा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैंने इसलिए बता दिया कि टर्म जानना जरूरी है, एग्जाम में काम आता है इस वजह से। ठीक है, हाँ, तो वही देखिए बात समझ में आ गई। ग्लोरियस डेथ कौन, अभिमन्यु, और अभिमन्यु क्या है, ग्लोरियस डेथ। ये वही जैसे कॉम्प्लीमेंट जैसा होता है वैसा ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि राम इज अ डॉक्टर, तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। राम क्या है, सब्जेक्ट है, डॉक्टर क्या ऑब्जेक्ट है। तो जब राम सब्जेक्ट है, डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, तो देखिए सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट मैंने कह दिया, यानी राम ही क्या है, डॉक्टर है, और डॉक्टर ही राम है, राम ही डॉक्टर है, डॉक्टर ही राम है। एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो एक दूसरे क्या है, पूरक हैं। समझ में आ गई बातें, फीडबैक देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, एक कमेंट, दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा तो फिर आपके लिए कुछ और आएगा, कुछ और पेश होगा। ठीक है, हाँ, इतनी गर्मी में आपके लिए इतना करते हैं तो आपको इतना बनता है, हक बनता है, हमारा मांगने का हक बनता है और आपका करने का हक बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने आज क्या क्लियर किया, मैंने आपको रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, साथ में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बता दूंगा, इनके यूजेस बता दूंगा, फिर इनके यूजेस बता दूंगा, और देन फिर मैं आपको बताऊंगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब बताऊंगा, और इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और फिर पूरी की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं ग्रामर विदाउट प्रैक्टिस कभी नहीं पढ़ाता। ठीक है, बाकी बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन अगर हिट नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और जितने भी न्यू हैं वो टेलीग्राम को ज़रूर विजिट किया करें, मतलब कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ विजिट कीजिए, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। रखिए अपना ख्याल, साथ में अपनी फैमिली का, और अपनी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आपकी है और आपको इसकी सीट लेकर के रहनी है, ऐसा आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।